आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 5 से विभाज्य प्रथम 7 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए आप लोग बताना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नहीं आप लोग गलती कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें बोली गई हैं। 5 से विभाज्य होनी चाहिए और आपका धनात्मक विषम संख्याएं होनी चाहिए। देखिए अभी 5 होगा और आप लोग 10 लेंगे, 10 नहीं होगा क्योंकि गलत है। 10 हमारा एक सम संख्या हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या होगी संख्याएं। आपका एक हो जाएगा 5 क्योंकि प्रथम 5 से पूछा 5। दूसरा कौन सा होगा आपका 15, ठीक है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा 25। 25 के बाद कौन सा हो जाएगा आपका 35, ठीक है। 35 के बाद क्या हो जाएगा आपका 45। 45 के बाद क्या हो जाएगा आपका 55। 55 के बाद क्या हो जाएगा आपका 65। देखिए कितनी आपकी विषम संख्या बोला है, प्रथम 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ठीक है। तो मैं हमेशा बताता हूँ जब भी औसत पूछे, अगर संख्याओं में सेम डिफरेंट दिखे, जैसे इन दोनों के बीच देखिए 10 का डिफरेंट, इनके बीच भी देखिए 10 का डिफरेंट, मतलब अगर सेम डिफरेंट दिखे तो औसत पूछे तो पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग करेंगे 5 और 65, दोनों का हम योग करके 2 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 70। 70 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा आपका 35, मतलब 35 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए समझिएगा, हम प्रथम 5 निकालेंगे पहले विषम संख्याएं, आपका जो 5 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए ऐसे निकालेंगे, हमारा देखिए यहाँ तक 65 तक होगा, मतलब 7 संख्याएं हो गई। और हमारा दोनों आपकी इन संख्याओं में सेम डिफरेंट है, तो सेम डिफरेंट होने पर पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा 35 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए ये एडवांस मैथ से है। यहाँ से भी आजकल आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे काफ़ी बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। देखिए 42 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा जो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल पहले होता क्या है, क्या होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमको पहले आर का मान पता करना पड़ेगा। तो देखिए आर का मान कैसे पता करेंगे, जो हमारा ये व्यास दिया गया है इसी को हम आधा कर देंगे, व्यास का आधा इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 1, मतलब 21। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब इसी पे रखते हैं फार्मूले पे। देखिए 3 हो गया, ठीक है। आपका पाई का मान क्या होता है 22/7 हो गया, आर स्क्वायर मतलब आपका 21 गुणे 21। अब देखिए यहाँ पे भी आप लोग एक यूनिक तरीका लगा सकते हैं, पूरा हल करने की जरूरत नहीं। देखिए 7 त्रिक 21, 3 बचा। अब इसको गुणा करिए, देखिए पूरा नहीं गुणा करना है, यूनिट डिजिट को सिर्फ गुणा करिए। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, लास्ट में यूनिट डिजिट में लास्ट में इकाई अंक 8 आएगा। ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये होता है आपका टाइम सेविंग, ये होता है आपका यूनिक मेथड। अभी बहुत सारे बच्चे पूरा हल करते, देखिए पूरा नहीं हल के हमने काटा, 7 त्रिक 21, 3 हो गया। अभी देखिए लास्ट वाले यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया और 6 त्रिक 18 हो गया, लास्ट में 8 आएगा यूनिट डिजिट। यही एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट 8 दिख रहा है और किसी में लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 8 नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप एग्जाम में अप्रोच लगा के काफ़ी अच्छा टाइम सेविंग करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए ये देखने में आपका बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें 90% स्टूडेंट गलती करेंगे। देखिए कहाँ पे करेंगे मैं बता रहा हूँ। इसमें बोला गया 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे गलती करेंगे, इसको नहीं ध्यान से पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग है, देखिए 256 के अगर देखें 1 से लेके 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, ठीक है, 64 हो गया, ठीक है। 64 के बाद कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 128 हो गया। 128 के बाद आपका क्या आ जाएगा 256 हो गया। अब देखिए ये हमारा यहाँ से पता करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। देखिए कैसे पता करेंगे, 1 हो गया, 2 3 आपका 1 2 4 8 16 32 64 128 256। इसमें बोला गया है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, मतलब वो इतने कितने हमारे हैं जिनका एक पूर्ण वर्ग बनता है, ये बताना है। तो देखिए हमारा 1 हो गया, इसका वर्ग 1 होता है, 1 हो गया। 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 4 हो गया, ये एक पूर्ण वर्ग होता है, 4 हो गया। 8 नहीं हो सकता, 16 का पूर्ण वर्ग होता है जो कि 4 का होता है, 16 हो गया।
32 नहीं हो सकता, ठीक है, 64 हो सकता है क्योंकि ये 8 का वर्ग है, 128 नहीं हो सकता, हमारा 256 होगा। ध्यान समझिएगा कितना हो गया आपका टोटल, 1 2 3 4 5, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान से समझिएगा नहीं तो गलती कर सकते हैं। हमसे पूछा गया 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग मतलब वो आपस में पूर्ण वर्ग होने चाहिए, मतलब जैसे 16 होता है 4 का वर्ग, 4 होता है 2 का वर्ग, ठीक है, 64 होता है 8 का वर्ग, मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। देखिए 1 है एक पूर्ण वर्ग, 4 है हमारा पूर्ण वर्ग आपका, फिर उसके बाद 16 है, 64 है, 256 है। हमारा कितने टोटल है पूर्ण वर्ग जो बनने वाली संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, जो उस टाइप की गलती हो सकती है अगर यहाँ पे प्रश्न ध्यान से नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए हमेशा यूनिक ही प्रश्नों को लाता हूँ, ताकि आप लोग कुछ पढ़ के जाएँ तो एग्जाम में आपके 100% फायदा जरूर हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सेशन का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जितने भी मैं प्रश्नों को कराऊंगा बिल्कुल ही आपके इंपॉर्टेंट ही प्रश्नों को कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक विक्रेता के पास 63 लीटर पेट्रोल, 99 लीटर डीजल और 117 लीटर कच्चा तेल है। वह इन्हें बोतलों में इस प्रकार भरना चाहता है कि प्रत्येक बोतल में समान मात्रा हो। आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग गलती कहाँ करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे न्यूनतम संख्या में। आप अभी इसका एलसीएम लेना चालू करेंगे, जो कि हमें यहाँ से समझना है प्रत्येक बोतल में समान मात्रा आवश्यक हो। हमें ये चीज को समझना है, न्यूनतम संख्या से नहीं, हमको यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए 63, ठीक है, आपका 99 और आपका क्या है 117, इसका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या एचसीएफ, मासापा। तो देखिए इसका हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना बता रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा आपका 9 7 63 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 11 गुणे 9 होता है, ठीक है, उसके बाद ये कितना होता है 13 गुणे 9 होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 9। तो हमारा 9 आंसर नहीं है, ये हमारा एचसीएफ आया। अब ये जो एचसीएफ आया है हमारा मासापा, तो यहाँ पे प्रत्येक बोतलों में समान मात्रा हो, तो बोतलों की संख्या निकालेंगे। पहले 63 में देखेंगे, जो हमारा 63 लीटर पेट्रोल में बोतल कितने होंगे, तो हम 63 को 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 7 आ गया। ये हमारा किसका आ गया, पेट्रोल, मतलब पेट्रोल का आ गया। अब हम डीजल का पता करेंगे, तो डीजल में कितना है 99 लीटर है। इसमें बोतलों को पता करेंगे, हम एचसीएफ से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ गया, ठीक है, 11 आ गया। अब हम किसका पता करेंगे, जो हमारा कच्चा तेल है, इसमें पता करेंगे बोतलों की संख्या। तो कच्चा तेल हमारा कितना है, 117 है। 117 को हम एचसीएफ जो हमारा 9 है उससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए हमारा टोटल बोतल कितनी हो गई, 7 ये 11 ये 13 ये, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 और प्लस 11, इसको जोड़ेंगे टोटल 31 आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कुछ नहीं करना था, फिर से बता दे रहा हूँ। आप पहले इनका और इन तीनों का एचसीएफ लेंगे तो 9 आएगा। और बोतलों की संख्या पूछा गया है, तो पहले हम पेट्रोल में बोतलों की संख्या पता करने के लिए 63 को 9 से भाग करेंगे तो हमारा 7 आएगा। फिर हम हमारा जो डीजल है इसमें बोतलों की संख्या पता करने के लिए हम एचसीएफ से 9 से भाग करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। फिर हमारा 117 जो दिया गया है इसको हम 9 से भाग करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। मतलब हमारा कच्चा तेल और डीजल और पेट्रोल तीनों के बोतलों की संख्या पता चल गई है। तो हम 7 + 11 + 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, मतलब आपका 31 आ जाएगा। पहले एचसीएफ आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, एचसीएफ है, मतलब मासापा है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए इसी टाइप के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, यूनिक प्रश्न होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो देखिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कभी भी इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आप लोग उनका नोट भी बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम रिविजन के काम जरूर आए। आज का आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। आपका आंसर जिसको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पार्ट नंबर 38 का प्लेलिस्ट में, उसमें जाके मैथ का देख लीजिएगा। देखिए आप लोगों से मैं फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ, अब एडवांस मैथ को ज़्यादा कवर करिए, क्योंकि जितने भी रेलवे में एग्जाम बन चुके प्रश्न है एडवांस मैथ से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के चांस रहते हैं, यूनिक प्रश्नों पे ज़्यादा रहते हैं, जिस शिफ्ट में हार्ड प्रश्न पूछा जाता है। और मैंने इस टाइप के प्रश्नों को कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जरूर देख लीजिएगा।
क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा, और दोस्तों के साथ जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।